हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर आकर ख़त्म हो गया था। तो हम बताए थे कि सिंधु नदी की 5 क्या हैं सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम सबसे उत्तर में पड़ती है, चिनाब उसके बाद, फिर उसके बाद व्यास मध्य में, रावी और सतलुज, ये 5 नदियाँ पड़ती है। परंतु ये रियल मैप नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देश का नामकरण कैसे हुआ, हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ, भारत देश का नामकरण कैसे हुआ। देश का नामकरण नामकरण सबसे पहले भारत की बात करेंगे, भारत कैसे पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, हिंदुस्तान। उसके बाद हम करेंगे बात इंडिया की, कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। देखिए क्या था, हमारा एक ग्रंथ है ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। वर्ष कितना है, लगभग 3500 वर्ष पुराना एक ग्रंथ है। ग्रंथ कौन, ऋग्वेद में एक राजा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद है कौन सा, ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में एक राजा का नाम मिलता है, भरत। ये एक महान राजा था। तो महान राजा होने के कारण इसके नाम पर क्या रख दिया गया, इसके कारण इस हमारे देश का नाम क्या रख दिया, भारत रख दिया गया और इसे महान कहा गया। और दूसरा यानी कि भरत की जो संतान होती थी उसे क्या कहा गया, भारतीय कहा। यानी कि भारत में जो लोग रहते थे उन्हें भारतीय, क्योंकि भरत की संतान को ही भारतीय कहा गया। भारतीय यानी लोग क्या कहलाए गए, भारतीय कहलाए, यानी भरत की संतान कहलाए। बात करी जाए हिंदुस्तान, ईरानी जब लोग यहाँ पर आए, तो ईरानी ने क्या हुआ, वे सिंधु नदी पर पहुंचे। सिंधु नदी पर पहुंचे तो सिंधु को वो सै नहीं बोल पाए, उन्होंने क्या बोल दिया, हिंदू बोल दिया, हिंदू। और उसके लोग क्या कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाए। तीसरे नंबर पे इंडिया। दरअसल क्या था, यूनानी लोग आए, यूनानी लोग ने क्या किया, सिंधु को क्या बोला, सिंधु नदी को उन्होंने इंडस बोला, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। इसी के नाम पे क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। यानी कि वो इंडस रिवर बोलते थे किसे, सिंधु नदी को, और इसी के ऊपर इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। तो हमारे उसके पहला भारत किसके, ऋग्वेद में जो क्या है, एक राजा हुए, महान राजा हुए भरत नाम के, उनके नाम पर क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। हिंदुस्तान ईरानी, और ईरानी लोग क्या कहते थे, वो सैना बोल करके है बोलते थे हिंदू, यानी हिंदू नदी। तो हिंदू नदी से क्या बन गए, हिंदुस्तानी। इंडिया के लोग जो थे, इंडिया कैसे पड़ा, यूनानी लोग आए यहाँ पर, यूनानी ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस रिवर कहा, तो इससे क्या बना, इंडिया बना, इंडिया। अब चलते हैं पांडुलिपि क्यों इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पांडुलिपि यानी कि पांडुलिपि का अर्थ होता है जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई हो, उन्हें क्या कहेंगे, पांडुलिपि कहेंगे, ठीक है ना। जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। यानी कि हम अगर हाथ से लिखते हैं तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि शब्द कैसे आया, तो आप जानते हैं पांडुलिपि को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो इस शब्द का मेन्यू यानी कि मेन्यू शब्द जो आया है, ये किससे, लैटिन शब्द है। ये मेन्यू क्या है, लैटिन शब्द। और इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है हाथ से लिखना क्या कहलाता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि मैन्यू लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और ये जो पांडुलिपि है किस चीज़ पे लिखी जाती थी,
ये लिखी किस चीज़ पे जाती थी? लिखी जाती थी किस चीज़ पे? लिखी जाती थी। तो इसे लिखने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते थे? जैसे कि तामपत्रों या ताड़पत्रों का यूज करते थे। ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। हिमालय में एक पौधा पाया जाता है, हिमालय का एक पौधा है। पौधा क्या? हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ ही है, ठीक है ना। एक बुर्ज नामक क्या है? पेड़ है, उसकी छाल, ठीक है ना, छाल। तो उसकी एक छाल होती है, उस छाल पर लिखा जाता था क्या? पांडुलिपि लिखी जाती थी। दरअसल इनका यूज क्या किया जाता था? इन्हें लिख करके किसमें? मंदिरों में या फिर मठों में रख दिया जाता था तामपत्रों को। और किस पर? जैसे कि बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखकर। वे बहुत कमी से खराब होते थे, लेकिन बहुत सारे जो हैं ताम्रपत्र, जो ये हमारे छाल हैं, ये बेकार हो गई हैं, कुछ गल गई हैं। तो इस कारण जो हमें प्राप्त हुए हैं वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? देखिए, हमने अभी पांडुलिपि पढ़ा, अब हम बात करेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख, आप कह सकते हो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हों, अभिलेख कहलाते हैं। आप देखोगे ऐसे लेख, कैसे लेख? वे लेख जो किस पर? जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। सतहों पर उत्कीर्ण यानी छापे जाते हैं, लिखे जाते हैं, पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, किए गए मिलते हैं, ठीक है ना। किए गए मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख कहलाते हैं, यानी कि आपने पत्थर देखा होगा, उस पत्थर पर अगर कुछ लिखते हैं तो वो पत्थर क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। यदि आप गुफा में क्या होते हैं? गुफा शिलालेख भी होते हैं, उनमें गुफा में पत्थर होते हैं, पत्थरों पे लिखा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? गुफा अभिलेख कह देते हैं। स्तंभ लेख किन्हें कहते हैं? जैसे कि स्तंभ है, उस पर लिखे हुए थे, तो इन सब लेखों को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख यानी पत्थर या फिर किसी कठोर धातु पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे हम किन चीज़ों को हम इसके बाद बात करेंगे पुरातत्वविद। क्या होता है पुरातत्वविद? देखिए, पुरातत्वविद, हमने अभिलेख के बारे में पढ़ लिया, पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया, अब चलते हैं पुरातत्वविद के। तो कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है ना। अतीत में बनी हुई होती थी, अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई जाती थी, और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन क्या कहलाता है? करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई होती है और प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं पत्थर का अध्ययन। पत्थर भी बहुत पुराना होता है अध्ययन। यदि हम पत्थर का अध्ययन करेंगे तो हम उसके काल का पता लगा सकते हैं। ईंट से बनी इमारतें भी यूज हो सकती हैं। इमारतें हो गई, और बात की जाए इमारतों का अध्ययन, चित्रों का, मूर्तियों का, औजारों और बर्तनों का और सिक्कों का। ये ऐसी चीज़ें जो बहुत कम से खराब होती हैं, हमें प्राप्त हो जाती हैं, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो, etc। तो हम इनका अध्ययन जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। अब बात करें पुरातत्वविद, तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है स्रोत, यानी कि सोर्सेस क्या होता है, स्रोत क्या होता है।
देखिए स्रोत क्या होता है, तो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व या इतिहासकार क्या करते हैं, स्रोत का शब्द का यूज करते हैं। होते ही ये सब चीज़ें, जैसे कि आप देखोगे पांडुलिपियों और अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए क्या करते हैं इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द यूज करते हैं। ठीक है ना, स्रोत शब्द किस लिए यूज करते हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये इतिहासकार क्या चीज़ है, हमने अभी तक पढ़ा था, पुरातत्वविद भी पढ़ लिया था, लेकिन ये अब इतिहासकार क्या चीज़ आ गई। तो इतिहासकार, देखिए इतिहासकार क्या होते हैं, कौन होते हैं इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं जो अतीत का वर्णन करते हैं। बात करें इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं। ठीक है ना, इतिहासकार और पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, किससे आप देखिए, वो स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में क्या करते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। किससे करते हैं, ये करते हैं स्रोतों के द्वारा। तो अतीत एक है या अनेक है, अब हमारा टॉपिक चलेगा अतीत एक है या अनेक है। अतीत एक है या अनेक है, अतीत एक है या अनेक।